नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनु भंडारी द्वारा लिखित उपन्यास महाभोज। तो आइए आगे बढ़े। पर ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। जैसे ही उसकी जीप थाने के अहाते में घुसी, थानेदार ने एक कड़कदार सैल्यूट ठोका और होठों पर 2.5 इंची मुस्कान फैलाकर सूचना दी, बिंदा आ गया है सर। कल मैं खुद गया था उसके पास और वो डांट पिलाई कि सिर के बल चला आया आज। आप भी जरा सख्ती से पेश आइए। वैसे मेरी डांट से काफ़ी सीधा हो गया है सर, फिर भी कुछ भरोसा नहीं इसका। फिर जरा हिचकते हुए कहा, मैं सोचता हूँ बयान के समय मेरा रहना ठीक ही होगा सर, थोड़ा काबू में रहेगा। सक्सेना ने जवाब कुछ नहीं दिया, केवल एक बार चुपती सी निगाह से थानेदार को देखा और फिर दूर बैठे झुंड की ओर नजरें घुमा ली। कल की तरह आज भी काफी लोग थे और सब जैसे इसी ओर देख रहे थे। सक्सेना ने वातावरण में कुछ भांपने की कोशिश की, पर ऐसा विशेष कुछ लगा नहीं। आश्वस्त हुए सक्सेना और भीतर आकर कुर्सी पर जम गए। आज जिन लोगों के बयान होने थे उनके नामों पर एक सरसरी से नजर डाली और आंख के इशारे से आदेश दिया कि कार्रवाई शुरू की जाए। चौकीदार बिंदा के नाम की गुहार लगाता हुआ बाहर दौड़ गया तो सक्सेना ने कहा, आप सब लोग बाहर बैठेंगे, बिंदा का बयान मैं अकेले ले लूंगा। दोनों कांस्टेबल तपाक से हुक्म अदायगी की मुद्रा में खड़े हो गए, पर थानेदार ने हिम्मत करके फिर कहा, सर देख लीजिए, वो बहुत टेढ़े आदमियों को सीधा करना जानता है सक्सेना, आप जाइए। आवाज में कोई खास सख्ती नहीं थी, फिर भी भीतर ही भीतर तिलमिला उठा थानेदार। उसे समझ क्या रखा है एसपी ने, थानेदार है गांव का आखिर, और उसे इस तरह दुत्कारा जा रहा है और भीड़ में जुटाए लोगों को दुत्कारा जाता है। कमरा छोड़ते समय एक झूठी मुस्कान तक वह अपने होठों पर नहीं खिला सका। बस गुस्से के मारे उसकी मूंछ का बायां कोना फड़कता रहा। चौकीदार के साथ बिंदा आया, साथ में 22-24 साल की एक औरत भी। दुआ सलाम कुछ नहीं, पत्थर की तरह सख्त चेहरा लिए दरवाजे पर खड़ा है बिंदा। सक्सेना कुछ क्षण तक एकटक देखते रहे बिंदा को। सांवला चेहरा, तीखे नाक नक्श और गठी हुई देह, चेहरे पर न किसी तरह का भय न क्रोध, सिर्फ एक अनासक्ति। सक्सेना से नजर मिलते ही धड़ाक से थूक दिया बिंदा ने, तो चौकीदार ने हड़काया, ए क्या करता है साहब के सामने, क्यों थूकना मना है क्या? चौकीदार कुछ और कहता या करता उससे पहले ही सक्सेना ने कहा, भीतर आओ, और हाथ के डंडे से ही चौकीदार को बाहर जाने का इशारा किया। यह भी आएगी, छोड़ नहीं रही है मुझे 1 मिनट के लिए अकेला। फिर मन ही मन में भुनभुनाते हुए बोला, खा जाएगा जैसे मुझे कोई औरत है तुम्हारी। इस बार औरत ने स्वीकृति में सिर हिलाया और चेहरे पर एक याचना भरी कातरता उभर आई उसके। थोड़ा सा सरक कर वह बिंदा से एकदम सट सी गई। ठीक है, आने दो इसे भी। बिंदा ही नाम है तुम्हारा? बिंदेश्वरी प्रसाद। आवाज में कड़क और एक एक अक्षर पर जोर। पता नहीं क्यों सक्सेना को बिंदा का यह लहजा अच्छा लगा, अपने लिए चुनौती सा। कल तुम्हारा बयान होना था और तुम नहीं आए, क्यों? बिंदा कुछ कहता उसके पहले ही रुकमा बोली, शरीर ठीक नहीं था इनका, ताप चढ़ा था, कैसे आते? मत झूठ बोल, डर पड़ा है किसी का, झपट दिया बिंदा ने। फिर सीधे सक्सेना की ओर देखकर कहा, हाँ नहीं आया, क्या हो गया बयान लेकर? क्या रखा है इस नाटकबाजी में? निकलेगा तो वही जो दा साहब कह गए हैं। फिर आज क्यों आए? थोड़ा सा बयान खुल गया सक्सेना की आवाज में तो एकदम भड़क उठा बिंदा, आज भी नहीं आता, अगर काका ने सौगंध न दिलवाई होती तो। कौन काका? हीरा काका, नहीं जानते आप? सब लोगों के तो समधी बने हुए हैं आजकल, जिसे देखो वही धोती की लौंग उठाए चला जा रहा है उनके पास। सामने वाले को तिल मिला देने वाली नफरत भरी है बिंदा के स्वर में, पर सक्सेना पर जैसे कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हुई। बड़े ही सहज भाव से पूछा, जानते हो कि सरकारी बुलावे पर न आना जुर्म है? जुर्म? एकाएक लपट सी कौंधी बिंदा के आंखों में। जुर्म की पहचान रह गई है आप लोगों को? बड़े बड़े जुर्म आप लोगों को जुर्म नहीं लगते? जिंदा आदमियों को जला दो, मार दो, यह सब जुर्म नहीं है ना आपकी नजरों में? आंखों के डोरे सुर्ख हो आए और कनपटी की नसें फड़कने लगी बिंदा की। रुक्मा ने उसके आवेश पर अंकुश लगाने के लिए कसकर उसकी बाह पकड़ ली। भय से उसका चेहरा जर्द पड़ने लगा।
पर सक्सेना के चेहरे पर कोई भी विकार नहीं आया। इसलिए तो यहाँ बैठकर तहकीकात कर रहा हूँ। तहकीकात क्यों करते हैं? कहिए बेवकूफ़ बना रहे हैं सबको। और बिंदा का चेहरा और स्वर बुझ सा गया। याचना भरे स्वर में उसने कहा, क्यों झूठ मूठ गांव वालों के साथ मजाक कर रहे हैं? दा साहब से लेकर आज तक की शतरंज में आज बिसु की मौत का मोहरा फिट बैठ रहा है, इसलिए इतने जोर शोर से तहकीकात हो रही है। बड़े प्यार से बुला बुला कर बयान लिए जा रहे हैं, पर होना जाना कुछ नहीं है। फिर एकाएक आवाज को सप्तम स्वर पर ले जाकर चिल्लाया, क्या हो गया है आप लोगों को? कोई ईमान धर्म नहीं रह गया है किसी का भी? लानत है सब पर। बिंदा सख्ती और कठोरता में लिपटी एक अफसरी आवाज गूंजी, याद रखो वह थाना है, पागल खाना नहीं। दोनों में कोई भेद रहने दिया है आप लोगों ने? थाने में जो कुछ होता है उसका सिर पैर या तो तुक समझ में आता है आप लोगों को? आवेश के मारे सारा बदन थरथरा गया बिंदा का। सक्सेना के चेहरे की नसें तन गई, ललाट पर गहरी सरवटें उभर आई। सख्त आवाज में कहा, यह बकवास बंद करो और होश में आकर जवाब दो। सक्सेना की इस फटकार से रुकमा धाड़ मारकर रो पड़ी और उसने कसकर बिंदा की बाह पकड़ ली। न बोलो न बोलो। एक झटके से उसे परे धकेला बिंदा ने और उसी पर बरस गया, मत टसुए बहा हरमजादी। मेरे भीतर सुलगती आग इन आंसुओं से ठंडी हो गई तो सबकी तरह जनखा हो जाऊंगा मैं भी। अभी तो मुझे इन सब से निपटना है, एक एक से। भीतर इतना शोर शराबा सुनकर थानेदार अपने को रोक नहीं पाया। बड़ी मुस्तैदी से भीतर घुसा, सुलगती आंखों से बिंदा को देखा और फिर बड़ी विनम्रता से बोला, सर मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, कोई खास बात नहीं, आप बाहर बैठिए। भीतर ही भीतर थिलमिला गया थानेदार। बिंदा के चीखने चिल्लाने से मन में खुशी की जो लहर दौड़ी थी, इस आदेश से वो ठंडी पड़ गई। मन ही मन उभरा, सचमुच का ही जनखा लगता है यह तो। देहातियों की गालियां खा रहा है बैठा बैठा। मेरे सामने इतनी बकवास करता तो टांगे चीर कर रख देता इसकी। रुकमा ने कसकर अपने होठ भींच लिए और सक्सेना एकटक बिंदा के चेहरे को देखता रहा, उसकी कनपटियों की फड़कती हुई नसों को देखता रहा। 2 मिनट तक एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहा कमरे में। बिंदा, मैं तुम्हारे साथ शराफत से पेश आ रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम भी शराफत से ही पेश आओगे। अफसरी रौब और गरिमा में लिपटे इस वाक्य में ऐसा कुछ था कि बिंदा ने नजरें उठाकर सक्सेना के चेहरे पर टिका दी, पर बोला वह कुछ नहीं। विशु तुम्हारा दोस्त था ना? खास दोस्त नहीं, दुश्मन था। दुश्मन? और नहीं तो क्या, जो आदमी बीच में ही दगा दे जाए उसे दोस्त कहेंगे आप? यह वाक्य कहते कहते चेहरे पर तनाव और आक्रोश जाने कहाँ धुल गया और एक अजीब सी मायूसी पुताई बिंदा के चेहरे पर। एक नामालूम सी मुस्कान फैल गई सक्सेना के चेहरे पर। तुम चाहते हो कि बिसु की मौत का असली कारण पता लगे? मेरे चाहने से क्या होता है? जोरावर के रखैल इस थानेदार ने रिपोर्ट तैयार करके दे ही दी है। भरी सभा में दा साहब की भी कह गया कि बिसु ने आत्महत्या की है। मशाल वालों ने छाप भी दिया। बस आप लोगों के लिए तो बात खत्म हो गई, पर मैं नहीं मान सकता, मरते दम तक नहीं मान सकता कि बिसु। बात को अधूरा छोड़कर नकारात्मक भाव से सिर हिलाने लगा बिंदा। कारण एकटक सक्सेना के चेहरे की तरफ देखते हुए बिंदा ने कहा, जो जिंदगी को इतना प्यार करता हो, अपनी ही नहीं हर किसी की जिंदगी को, वो आत्महत्या करेगा? नहीं साहब नहीं, उसे मारा गया है। पर किसने मारा? क्यों मारा? बिंदा की आंखों में फिर कुछ दहकने लगा और कनपटी की नसें फड़कने लगी, क्योंकि वो जिंदा था। जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप? लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब, इसलिए पूछ रहा हूँ। एक क्षण रुका बिंदा। सक्सेना एकटक उसका चेहरा देखते रहे, उसके आवेश को देखते रहा और बिंदा उसी रौ में कहता रहा, और जो जिंदा है अब जी नहीं सकते अपने इस देश में, मार दिए जाते हैं कुत्ते की मौत, जैसे बिसु को मार दिया गया। सोच समझकर ही दिमाग की नसें फटने लगती हैं। और सचमुच ही बिंदा ने दोनों हाथों से कसकर अपना माथा पकड़ लिया। रुकमा बिंदा की पीठ सहलाने लगी और बड़ी याचना भरी दृष्टि से उसने सक्सेना की ओर देखा। भीतर ही भीतर उभर आई खींच पर जैसे तैसे नियंत्रण पाकर सक्सेना ने कहा, देखो बिंदा, कहने सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, सुनने वाले के जज्बात भी उभार सकती हैं, पर मैं पुलिस का आदमी हूँ, मेरे लिए इनका कोई मतलब नहीं। कानून के सामने यह निरी बकवास है, समझे?
हमें ठोस प्रमाण चाहिए, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। बिना प्रमाण के कोई बेगुनाह और निर्दोष आदमी पकड़ लिया जाए तो। लेकिन अंत तक आते आते उनकी खींच उभर ही आई। तो क्या पकड़े नहीं जाते निर्दोष आदमी? 5 साल पहले बिसु को किस गुनाह पर पकड़ा गया था? सक्सेना की आंखों में आंखें डालकर बिंदा ने पूछा। जरूर कोई कारण रहा होगा। कहने को सक्सेना ने कह दिया, पर उन्हें खुद लगा जैसे उनकी आवाज से कड़क गायब हो गई है। कारण तो सबका ही निकल आता है साहब, बेगुनाहों को पकड़ने का भी और गुनाहगारों को छोड़ने का भी। यही तो न्याय है आप लोगों का। इसलिए तो कहता हूँ कि यह सब बहुत कह लिया, अब कहो मत, बल्कि कुछ मदद करो हमारी। और मात्र इस वाक्य से उन्होंने सचमुच ही बिंदा के बोलने पे अंकुश लगा दिया। कोई 2 मिनट खामोश रहने के बाद स्वर को बिल्कुल बदलकर और आंखों को बिंदा के चेहरे पर गड़ाकर सक्सेना ने पूछा, जिस रात बिसु की मौत हुई उस दिन दोपहर को वह तुम्हारे घर गया था? हाँ। तुम्हें मालूम है कि उसके बाद कहाँ गया था? हाँ, वो अपने घर गया था और मैं शहर। शहर? तुम किस लिए गए थे? बीज और खाद खरीदना था, मंडी में कुछ वसूली भी करनी थी। खाना उसके तुम्हारे यहाँ खाया था? हाँ, दिन का खाना वो अक्सर मेरे साथ ही खाता था। बदले में वह 2 घंटे पर मेरे खेत पर काम भी कर दिया करता था। मेरे मना करने पर भी मानता नहीं था। खाना तुमने ही उसके साथ खाया था या अकेले उसने ही खाया था? मेरे बिना उसके गले से कौर ही कहाँ उतरता था साहब। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारी और उसकी दोस्ती तो बहुत पुरानी नहीं थी। हीरा ने बताया 8 महीने पहले वह जेल से छूट कर आया, तभी तुम्हारा परिचय हुआ उससे। फिर इतनी निकटता, इतनी आत्मीयता। नजरों में एक खास तरह का पैनापन उभर आया सक्सेना की, पर उसने एकदम बेखबर बिंदा ने कहा, महीनों से क्या होता है साहब, ये तो मन मिलने की बात है। हमको तो खड़ा आदमी मिल जाए तो एक दिन में उसके गुलाम हो जाए। देखने को भी मिलता कहाँ है आजकल खरा आदमी। फिर उपमा की ओर देखकर बोला, ये जो औरत है ना साहब, बेहद बदजवान और बदमिजाज है। कोई आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता ऐसी औरत को, पर मैं करता हूँ। बर्दाश्त ही नहीं, आदर करता हूँ साहब। बाहर से भीतर तक कुंदन की तरह खरी। बिसु की असली चेली है, पर कैसी सहम गई है बिसु के मौत के बाद से। इन सब बातों में खास दिलचस्पी नहीं है सक्सेना की। बात को दूसरी ओर मोड़ते हुए उन्होंने पूछा, उस दिन जब तुम्हारे यहाँ आया था क्या बातें की थी उसने? वह दुखी था या परेशान था? किसी से कुछ कहा सुनी या झगड़ा हुआ था उसका? मुझसे झगड़ा किया था। तुमसे? किस बात पर? ललाट पर सलवटे उभर आई सक्सेना के। दिल्ली चलने के लिए। जब से उसने आगजनी के घटना के प्रमाण जुटाए वो पागलों की तरह पीछे पड़ा हुआ था दिल्ली चलने के लिए। यही कहता था कि अब कुछ नहीं होने का। जब सरकार ही सारी बात को दाब ढांक रही है तो तेरे मेरे भाग दौड़ करने से क्या होगा? जैसी यहाँ की सरकार वैसी दिल्ली की सरकार। हमने तो सबको देख लिया साहब। यह एक शराबी सरकार थी, एक यह पिशाबी सरकार, ससुरे सब एक से। बिंदा सक्सेना ने अंकुश लगाया इस अनर्गल प्रलाप पर। वापस लाइन पर आते हुए बिंदा बोला, कहा ना साहब, बस एक ही धुन थी उसको, जब तक असली मुजरिम को नहीं पकड़वा दूंगा मैं चैन से नहीं जी सकूंगा। पर किसी ने ऐसा सुलाया उसे साहब कि अब तो वह चाहकर भी नहीं उठ सकता। फिर एक गहरे निश्वास छोड़कर बोला, वह तो सो गया साहब, पर उसकी सारी बेचैनी मुझे दे गया। अब जब तक उस असली मुजरिम को पकड़वाने की उसकी आखिरी इच्छा को पूरी नहीं कर देता मैं चैन से नहीं सो पाऊंगा। पहली बार स्वर भींग गया बिंदा का। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।